Hi everybody, welcome to this session of oscillations. The first question of this chapter is two simple harmonic motion are represented by the equations y1 is equal to 10 sine 3 pi t plus pi by 3 and y2 is equal to 5 times inside the bracket sine 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. What is the ratio of amplitude of y1 to y2? गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है और उसको सिंपल हार्मोनिक के इक्वेशन से कंपेयर करना है. गाइस यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो y1 वन इज इक्वल टू दिया है 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3. गाइस ओरिजिनल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि y1 वाला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए एम्पलीट्यूड 10 होगा. अब गाइस जो y2 दिया है वो उन्होंने दिया है एज 5 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी. गाइस ऐसे केस में एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो साइन और कॉस का कोएफिशिएंट है उनका हमें स्क्वायर करके ऐड करना है और फिर उसका अंडर रूट लेना है. इससे हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. सो गाइस ये जो सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें साइन 3 पाई टी का कोएफिशिएंट विल बी 5 एंड cos 3 पाई टी का कोएफिशिएंट विल बी 5 रूट 3. हमें इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है फिर उसका अंडर रूट लेना है. उससे हमें सेकेंड एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. सो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट. लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली दिया है एंड दिस वैल्यू इज 10. गाइस जो सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें साइन 3 पाई टी का कोएफिशिएंट इज 5 एंड कॉस 3 पाई टी का कोएफिशिएंट इज 5 रूट 3. तो हमें इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका अंडर रूट लेना है और इसको सॉल्व करके गाइस सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड भी 10 आ जाता है. अब गाइस इसके बाद जब हम रेशो लेंगे तो आंसर आएगा 1:1. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज the variation of displacement with time of a particle executing free simple harmonic motion is given below. What is the potential energy versus time plot of this particle? Guys ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. इसका मतलब गाइस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसको प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए गाइस जब हम इसका ग्राफ देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का तो उसमें जो ग्राफ होगा इट शुड बी ओनली अबव द टाइम एक्सिस. क्योंकि गाइस पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ देख सकते हो. गाइस इस ग्राफ का जो शेप है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा टू डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. बस एक छोटा सा चेंज करना है आपको. वो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ था इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम उसको हमें पॉजिटिव करना है. गाइस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. इसका मतलब गाइस जहाँ जहाँ पे एक्स जीरो होगा उन्हीं लोकेशंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी एंड गाइस जहाँ पे एक्स मैक्सिमम होगा उन्हीं लोकेशंस पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. इसीलिए गाइस ग्राफ का जो शेप है वो चेंज नहीं होता. बस हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ था इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम उसको हमें पॉजिटिव करना है. इसीलिए गाइस इस ग्राफ में जो तीनों लूप्स हैं वो अबव एक्स एक्सिस हैं. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव एट ऑल लोकेशंस. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज a particle executes simple harmonic motion represented by the displacement function as x is equal to a sine omega t plus phi. If the position and velocity of the particle at t is equal to 0 seconds are 2 centimeter and 2 omega centimeter per second respectively, then what is the amplitude of this motion? Guys इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. गैस इस इक्वेशन में हम t का वैल्यू 0 सेकेंड्स डाल देंगे एंड x का वैल्यू विल बी 2 सेंटीमीटर. इससे गैस हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. इसके बाद गैस हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे.
तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विल बी वेलोसिटी एंड गैस राइट साइड में डेरिवेटिव हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो गैस आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा एज वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। गैस फिर से हम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स डाल देंगे एंड इसमें हम वेलोसिटी को 2 ओमेगा डाल देंगे। इससे गैस हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, x का इक्वेशन दिया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया एज वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब गैस जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम टाइम को 0 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड एट दैट टाइम x का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो हमें x के जगह 2 लिखना है। इससे गैस हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा a साइन फाई इज इक्वल टू 2। उसके बाद गैस जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम फिर से टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इस बार हम वेलोसिटी के जगह पे 2 ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे। गैस वंस वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा एज a cos फाई इज इक्वल टू 2। अब गैस हमारे को a sin फाई इक्वल टू 2 मिला था, अभी a cos फाई इक्वल टू 2 मिला है। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हमें tan फाई इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जिससे फाई की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्रीज। गैस इसके बाद फाई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एज इक्वल टू 2√2। गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ पार्टिकल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टोटल एनर्जी E. At any instant its kinetic energy is 3e/4, then the displacement y is given by। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मूलाज आने चाहिए। Guys, the first formula is total energy of simple harmonic motion and this formula is given by half k a square। Guys, इस formula में a होता है amplitude of simple harmonic motion and guys second formula होगा of kinetic energy at any location y। Guys, this formula is given by half k into inside the bracket a square minus y square, जिसमें a again होता है amplitude and y होता है displacement from mean position। सो गैस इन 2 फॉर्मूलाज को यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, तो जैसा आप यहां देख सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर एंड गाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ के इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गाइस यहाँ पे टोटल एनर्जी को ई लेना है एंड काइनेटिक एनर्जी को 3e/4 लेना है। गाइस विद दिस वी गेट 2 इक्वेशंस। अब गाइस हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, वंस यू डिवाइड दीज 2 इक्वेशंस आपको इजी कैलकुलेशन से आंसर मिल जाएगा एज y इक्वल टू a/2। इसका मतलब गाइस जब आपका डिस्प्लेसमेंट a/2 होगा, यानी कि गाइस व्हेन द पार्टिकल विल बी मिडवे बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, तो इस लोकेशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/4 टाइम्स द टोटल एनर्जी। इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पीपल, द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 seconds। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1/a seconds। वॉट इज द वैल्यू ऑफ a? गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ओमेगा निकालना होगा। गाइस यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 2 seconds एंड गाइस ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। गाइस इससे हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। पीपल, वंस यू फाइंड ओमेगा, उसके बाद आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल इक्वेशन यूज करना है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। गाइस जब भी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपका इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में गाइस हमें x की वैल्यू a/2 सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमें वो टाइम निकालना है जिसके लिए हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर होगा। तो आपको x के जगह a/2 लिखना है। वंस यू सब्स्टिट्यूट दैट आप इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हो।
So let's observe the exact solution in the next slide. Yes people, जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। गाइस जब आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो फाई यानी कि फेज एंगल जीरो हो जाता है और इसीलिए इक्वेशन बस हो जाता है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। गाइस इस केस में ओमेगा की जगह हमें लिखना है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। एंड गाइस x के जगह हमें लिखना है a/2 क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है जितने टाइम में हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर होने वाला है। गाइस वंस यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा एज 1/6 सेकेंड्स। इसी के साथ गाइस फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Yes, people. The sixth question of this chapter is, for what value of displacement the kinetic energy and potential energy of simple harmonic motion becomes equal? Guys, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है इन ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स और इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू यूज टू फॉर्मूलाज। People, the formula for potential energy of simple harmonic motion is given by half k x square. इस फॉर्मूला में गाइस आप k के जगह m ओमेगा स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें भी गाइस आप k के जगह m ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। गाइस हमें इन दोनों एनर्जीज को इक्वल करना है। अभी आप यहाँ सॉल्यूशन देखोगे तो लेफ्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी मेंशन्ड है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड गाइस राइट साइड में काइनेटिक एनर्जी मेंशन्ड है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू इनसाइड द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। सो गाइस ये वो दो लोकेशंस हैं x इक्वल टू प्लस a/√2 एंड x इक्वल टू माइनस a/√2 जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल। गाइस इस कंडीशन को आप मेमोराइज भी कर सकते हो कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। Now let's move ahead to the next question. Yes, students, the seventh question of this chapter is extremely interesting. This question is, a particle executes SHM. The graph of velocity as a function of displacement is represented by. So guys, हमें velocity और displacement का जो relation है इसको यूज करके उसका जो ग्राफ होगा उसका शेप समझना है। इसके लिए गाइस हमें velocity का मास्टर इक्वेशन पता होना चाहिए। This equation is velocity is equal to omega into under root of a square minus x square. गाइस हमें बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और इससे हमें ग्राफ का शेप पता चल जाएगा। लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, तो जैसा आप यहां देख सकते हो हमने वेलोसिटी का मास्टर इक्वेशन लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद गाइस हम अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड आफ्टर दैट जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। गाइस ये जो इक्वेशन है इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विच इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब गाइस जब आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका जो शेप होगा इट विल बी एन इलिप्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, द एट्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो गैस हम स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उससे पहले इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। गैस इफ यू ऑब्जर्व दिस ग्राफ तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इसका मतलब गाइस ये एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद गाइस एट t इज इक्वल टू t/4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब गाइस एट t इज इक्वल टू t/4 सेकेंड्स द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन।
तो इस तरह से इस ग्राफ को हमें एनालाइज करना है और आगे के स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं वो देखने हैं. सो लेट्स ऑब्जर्व द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, people. So the first statement is the force is 0 at t is equal to 3t by 4. So guys हम फिर से ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं. गाइस जब t is equal to 3t by 4 होगा तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. अब गाइस अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो भी जीरो हो जाता है. गाइस इसका रीज़न बहुत सिंपल है. रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. तो गैस अगर x की वैल्यू जीरो है यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब गैस स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. एट t इज इक्वल टू 3t by 4 seconds बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वी कैन से दैट फोर्स इज ऑल्सो जीरो. अब गैस सेकेंड स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. द सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड्स. सो गैस जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. अब गैस अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा. गैस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसका मतलब गैस जब x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम होगा. So this means that statement B is also correct. अब गैस स्टेटमेंट C एनालाइज करते हैं. स्टेटमेंट C is the speed is maximum at t is equal to t by 4 seconds. So guys हम फिर से एक बार ग्राफ देखेंगे तो at t is equal to t by 4 seconds डिस्प्लेसमेंट जीरो दिख रहा है. गाइस अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है. एंड गाइस हमें पता है दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. सो दिस मीन्स जो स्टेटमेंट सी है वो भी करेक्ट है. दिस इज बिकॉज एट टी इज इक्वल टू टी बाय 4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. सो गाइस स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है और अभी तक ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट रहे हैं. नाउ लेट्स ऑब्जर्व स्टेटमेंट डी. The potential energy is equal to kinetic energy at t is equal to t by 2 seconds. So guys हम फिर से एक बार ग्राफ को देखेंगे तो at t is equal to t by 2 seconds यहाँ पे वो 2t by 4 मेंशन किया है. The displacement is maximum. अब guys अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है. और guys जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है. इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकता विच मीन्स दैट स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग. गाइस फिर से एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं. जब t इज इक्वल टू टी बाई 2 सेकेंड्स होगा तो इस ग्राफ में दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम. यहाँ पे वो 2t बाय 4 मेंशन किया है. गाइस 2t बाय 4 पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. गाइस अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है. एंड गाइस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है. तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकते. सो इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं दैट वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन इट हैज़ मैक्सिमम एक्सेलरेशन. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 8th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, people. The 9th question of this chapter is two bodies A and B of masses 200 grams and 800 grams are attached with a system of springs. Springs are kept in a stretched position with some extension when the system is released. The horizontal surface is frictionless. The angular frequency will be. Guys, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमें इफेक्टिव मास का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. गाइस यहाँ पे जब भी आपके पास 2 मासेस होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्प्रिंग तो आपको m इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता है. गाइस इस m इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2. इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग हैं वो आपस में सीरीज में हैं. सो गाइस वेन एवर 2 स्प्रिंग्स आर इन सीरीज विद ईच अदर तो ऐसे केस में हमें k इफेक्टिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड गाइस दिस k इफेक्टिव विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2. अब गाइस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है
2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। इसमें गाइस आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So guys, with this we have completed the understanding of this question. Let's look at the solution in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हम पहले m इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। गाइस हम यहाँ पे m इफेक्टिव इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव मासेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्प्रिंग। तो ऐसे केस में हम m इफेक्टिव निकालते हैं विच इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको m इफेक्टिव मिल जाएगा एज 16 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम k इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। गाइस यहाँ पे हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं इन सीरीज विथ ईच अदर। सो गाइस व्हेनेवर यू हैव 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज विथ ईच अदर, द वैल्यू ऑफ k इफेक्टिव विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। अगेन गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको k इफेक्टिव का आंसर मिल जाएगा एज 16 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे एंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इफेक्टिव अपॉन k इफेक्टिव। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट द आंसर एज 2 पाई बाई 10। और गैस हमें पता है दैट ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर फॉर ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड। गैस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, people. The 10th question of this chapter is a bob of mass m suspended by a thread of length L undergoes simple harmonic oscillation with time period t. If the bob is immersed in a liquid of density 1 upon 4 times that of the bob and the length of the thread is increased by 1 upon 3 times of its original length, then the new time period of the simple harmonic oscillation will be. So guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉयंसी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा एंड हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा। गाइस द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। अब गाइस इस फॉर्मूला में आप ऑब्जर्व कर सकते हो द टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड G। सो गाइस जब आप इस बॉब को लिक्विड में इमर्स करोगे तो आपका जो बॉयंसी है वो एक्ट करेगा, जिसके वजह से G का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। गाइस हमें यहाँ पे G के जगह पे G इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा और इसको ओरली भी कर सकते हैं। गाइस क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1/4 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट G एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉब विल बी G माइनस G/4 विच इज इक्वल टू 3G/4। गाइस मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बॉयंसी का फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी हो जाएगी mg एंड अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंसी हो जाएगा v रो g। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवेंचुअली आपको g का वैल्यू जो मिलेगा वो आएगा g माइनस G/4 विच विल बिकम इक्वल टू 3G/4। तो ऐसे हम लोग को g इफेक्टिव यूज करना है। ऑल्सो गाइस यहाँ पे लेंथ भी चेंज किया है। गाइस न्यू लेंथ विल बी L प्लस L/3। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि थ्रेड का लेंथ विल इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। देयरफॉर गाइस न्यू लेंथ विल बी L प्लस L/3 विच इज इक्वल टू 4L/3। सो गाइस बस हमें फॉर्मूला यूज करना है और उसमें हमें नया लेंथ और नया G का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उससे हमें न्यू टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट दे हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ G इफेक्टिव। उसके लिए गाइस इन लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया है, G इफेक्टिव इज इक्वल टू G इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। अब गाइस इसमें सिग्मा होगा डेंसिटी ऑफ बॉब एंड रो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। गाइस ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या तो फिर जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। गाइस बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द बॉब, तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं दैट G इफेक्टिव विल बी इक्वल टू G माइनस G/4। दिस इज इक्वल टू 3G/4। गाइस एक बार आपने G इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमें नया लेंथ निकालना है। गाइस द न्यू लेंथ विल बी L प्लस L/3 विच इज इक्वल टू 4L/3। And now guys, after substituting into the formula, we'll get the new time period as 4T/3। Guys, इसी के साथ इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। Now let's move ahead to the next slide.
Yes, students, the 11th question of this chapter is time period of a simple pendulum is t inside a lift when the lift is stationary. If the lift moves upwards with the acceleration g by 2, then the new time period of the pendulum will be. Guys, इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला यूज करना है. दिस फॉर्मूला इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. लेकिन गैस इस फॉर्मूला में हमें जी के जगह पे जी इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा. गैस व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब भी गैस कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो उसके अंदर जो सूडो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. सो इसीलिए गैस आपका जो जी इफेक्टिव है वो हो जाता है जी प्लस जी बाई 2. गैस हमारी ग्रेविटी ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और यहाँ पे सूडो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगने वाला है. इसीलिए गाइस हम g को g बाई 2 की वैल्यू ऐड करते हैं. एंड नाउ वंस वी यूज दिस हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू g प्लस जी बाई 2 विच इज इक्वल टू 3g बाई 2. Guys, whenever the lift is accelerating upwards, pseudo force will act downwards. Guys, gravity का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स ही होता है. इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेविटी और सूडो फोर्स का जो इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा. एंड देयरफॉर आप जी इफेक्टिव लिखते हो जी प्लस जी बाई 2 विच इज इक्वल टू 3g बाई 2. गाइस, वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ जी इफेक्टिव तो आपको नया टाइम पीरियड मिल जाएगा एज अंडर रूट ऑफ 2 बाई 3 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड. So this is your final answer. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 12th question of this chapter is, if two similar springs each of spring constant K1 are joined in series, the new spring constant and time period would be changed by a factor of. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट यूज करना है. Guys, whenever two springs are in series with each other, तो उनका K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपेसिटेंस इन सीरीज की तरह करना होता है. गाइस, जिस तरह कैपेसिटेंस इन सीरीज होते हैं तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए रेसिप्रोकल ऐड करते हैं. वैसे ही गाइस जब स्प्रिंग्स इन सीरीज होंगे तभी भी हमें उनका रेसिप्रोकल ऑफ के ऐड करना होता है. तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन बनता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. गाइस, इसी को रीअरेंज करके के इक्विवेलेंट का फाइनल आंसर आता है K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2. सो गैस ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट. इसके बाद गैस हमें पता है दैट स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K. गैस यहाँ पे हम K को K इक्विवेलेंट से सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. गाइस, ये हमें इक्वेशन तब यूज करना होता है व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज. गाइस, यहाँ पे K2 के जगह भी हमें K1 ही लिखना है एंड देयरफॉर विल गेट द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट एज इक्वल टू K1 बाई 2. तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट के इक्विवेलेंट हैज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ. अब गाइस हमें पता है दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट. एंड देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं दैट टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के है. सो गाइस, इफ के हैज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ एंड बिकॉज टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट टाइम पीरियड विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ √2. तो इसका यहाँ पे आप स्क्रीन पे आंसर देख सकते हो t डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड t. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes students, the 13th question of this chapter is, two identical springs of spring constant 2k are attached to a block of mass m and to a fixed support. When the mass is displaced from equilibrium position on either side, it executes simple harmonic motion. The time period of oscillation of the system is. Guys, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, this is a classic example of two springs connected in parallel with each other. गाइस, ऑल्दो ये दिखने में ऐसा लगता है कि दीज टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज विथ ईच अदर, बट गाइस दीज टू स्प्रिंग्स आर एक्चुअली इन पैरेलल विथ ईच अदर. यहाँ पे गाइस मास सेंटर में है और उसके दोनों तरफ स्प्रिंग है. अगर ऐसा केस आपको दिखाई दे तो आपको याद रखना है
कि दिस इज अ केस ऑफ टू स्प्रिंग्स विच आर इन पैरेलल विथ ईच अदर। अब गैस अगर दो स्प्रिंग आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनका के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करते हो, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। बस गाइस आपको डायरेक्टली ऐड करना है। वंस यू फाइंड के इक्विवेलेंट, उसके बाद गाइस टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हो, व्हेन टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल विथ ईच अदर, के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। गाइस जैसे कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं एज इक्वल टू C1 प्लस C2। वैसे ही गाइस व्हेन टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। गाइस यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा एज 4K। उसके बाद गैस टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट के जगह हमें 4K सब्स्टिट्यूट करना है और इससे हमें टाइम पीरियड का फाइनल आंसर मिल जाएगा पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ m बाई के। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, people, the 14th question of this chapter is: an object of mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and area of cross section A. Young's modulus of the material of the wire is y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is. So guys, इस क्वेश्चन में हमें इलास्टिसिटी चैप्टर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। पीपल, व्हेनेवर यू पुल अ वायर एंड इफ यू लीव इट, तो वो वापस से आ जाएगा। एंड बिकॉज ये वर्टिकल डायरेक्शन में है एंड बिकॉज आपके पास मास m हैंगिंग है, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वायर इज नथिंग बट अ स्प्रिंग। सो गैस अगर ये वायर को हम स्प्रिंग की तरह कंसिडर करें तो यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए। और गाइस यही स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू होता है y इंटू ए बाय एल। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। वेन एवर यू हैव अ वायर ऑफ यंग्स मॉड्यूलस y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L, तो आप इसको एक स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा y इंटू ए बाय एल। यही कंसेप्ट हमारे को यहां पे यूज करना है। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, सो एज यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम, हम वायर को एक स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हैं एंड दिस इज बिकॉज वायर हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू यंग्स मॉड्यूलस y। गाइस ये स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू होता है y इंटू ए बाय एल। इसके बाद गाइस क्वेश्चन सुपर इजी है। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। इस k के जगह पे गाइस हम लिखेंगे y इंटू ए बाय एल। इससे गाइस हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है। गाइस फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड और इससे हमारा फाइनल आंसर आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ y into a upon ml. So this is your final answer. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 15th question of this chapter is: a block of mass 1 kg attached to a spring is made to oscillate with an initial amplitude of 12 centimeter. After 2 minutes, the amplitude decreases to 6 centimeter. Determine the value of the damping constant for this motion. So guys, this is a question of damped oscillation. कैस ऐसे केस में क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो हमें एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने का फॉर्मूला यानी कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। दिस कंसेप्ट इज A इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। तो कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। और इसके लिए गाइस फॉर्मूला है A इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। सो इस क्वेश्चन में गाइस हमें B की वैल्यू निकालनी है विच इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो टाइम हैज बीन गिवन एज 2 minutes विच इज इक्वल टू 120 seconds. आफ्टर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला A इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। गाइस यहाँ पे जो A है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर विच इज द फाइनल एम्पलीट्यूड। एंड गाइस जो A नॉट है वो होता है इनिशियल एम्पलीट्यूड जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। गाइस एक बार आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू 12 इंटू ई रेस टू
माइनस बी इंटू 120/2 × 1। कैसे यहाँ पे हमने मास का वैल्यू 1 kg लिया है। आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम आपको log ऑफ 2 टू द बेस e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 0.693 एंड इससे गैस हमारे b का फाइनल आंसर आ जाएगा एज 1.16 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर सेकेंड। With this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 16th question of this chapter is the displacement of a damped harmonic oscillator is given by x is equal to e raised to minus 0.1 t cos of 10 pi t plus phi. Here time t is in seconds. The time taken for the amplitude of vibration to drop to half of its original value is close to. So guys, again this is a question of damped oscillation. गाइस अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 0.1 टी कॉस 10 पाई टी प्लस फाइव। गाइस इस इक्वेशन में जो कॉस के बाहर वाला टर्म है ई रेस टू माइनस 0.1 टी वही आपका एम्पलीट्यूड वाला टर्म होता है। गाइस दिस इज द टर्म ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। यहाँ पे गाइस ए नॉट की वैल्यू 1 है और गाइस जो b बाई 2m है उसकी वैल्यू है 0.1। सो गैस ये जो बाहर वाला टर्म है ई रेस टू माइनस 0.1 टी यही आपका एम्पलीट्यूड वाला टर्म है और इसी को हमारे को हाफ करना है। गैस जब हम इस एम्पलीट्यूड को हाफ करेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो जो एम्पलीट्यूड का टर्म था ई रेस टू माइनस 0.1 टी उसको हमने हाफ कर दिया है। Now guys, after taking logarithm on both sides, आपको t का वैल्यू मिल जाएगा as 10 log of 2 to the base e. Guys, log of 2 to the base e का वैल्यू 0.693 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनली टाइम मिल जाएगा as close to 7 seconds. Guys, आपको ये ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। यहाँ पे गाइस ए नॉट का वैल्यू 1 था और इसीलिए हमने फिर a का वैल्यू हाफ ले लिया बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि एम्पलीट्यूड को हाफ करना है। फिर वंस यू टेक हाफ एज a उसके बाद आपका इक्वेशन बन जाता है ई रेस टू माइनस 0.1 टी इक्वल टू हाफ। फिर इसको सॉल्व करके हमारा टाइम का आंसर आ जाता है 6.93 सेकेंड्स विच इज क्लोज टू 7 सेकेंड्स। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes people, the 17th question of this chapter is the radius of circle, the period of revolution, initial position and state of revolution are indicated in the figure. Y projection of the radius vector of this rotating particle P is. So guys, जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है और अगर आप उसका पार्टिकल का प्रोजेक्शन लेते हो आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें इक्वेशन निकालना है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है ऑन वाई एक्सिस। सो गाइज आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब गाइज उसके y की वैल्यू विल बी 3 एट t इज इक्वल टू 0 एंड इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जो एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है। गाइज ये वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है जो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाया है दैट एट t इज इक्वल टू 0 पॉइंट p इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। उस पॉइंट पे गाइज उसके y की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। गाइज व्हेनेवर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन तो उसका जनरल इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। गाइस अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन गाइस अगर उसने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। और गाइस यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय कैपिटल T। बस हमें टाइम पीरियड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हो दैट टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जिसका मतलब ओमेगा विल बी 2 पाई बाय टाइम पीरियड और इससे गैस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। इसके अलावा गैस जो एम्पलीट्यूड है ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो 3 मीटर होगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 मीटर। तो
तो जो आपका पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है इट विल गो फ्रॉम +3 टू -3। कैसे जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। सो गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3 cos π/2t। इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, people. The 18th question of this chapter is a theoretical question and it is very easy to understand. Guys, the question is the phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion is. Guys, हमें पता है that in simple harmonic motion acceleration होता है -ω²x। अब guys यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब एक्सेलरेशन का वैल्यू मिनिमम होगा, एंड गाइस जब x का वैल्यू मिनिमम होगा तब एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो गाइस इसका मतलब यह है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पाई रेडियंस। गाइस एक और अमेजिंग चीज बताता हूं, अगर यहां पे पूछा रहता व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी तो आंसर आता π/2। अगर उन्होंने पूछा रहता व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो उसका आंसर भी π/2 आता, क्योंकि गाइस x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, एंड एक्सेलरेशन -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। तो इसका मतलब गाइस ये है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा इट विल बी ऑफ पाई रेडियंस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, students, the 19th question of this chapter is a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then the time period in seconds of this simple harmonic motion is. So guys, इस question को solve करने के लिए we will first use the formula of velocity. This formula is velocity is equal to ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड गैस हम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² एक्स। गैस यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन में जो माइनस साइन है उसको इग्नोर करेंगे बिकॉज हमारे को सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। सो गैस वी विल इक्वेट दीज टू फॉर्मूलाज और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वेट किया है। यहाँ पे इक्वेशन आप रीड कर सकते हो, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज एक्सेलरेशन। सो गैस इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम्पलीट्यूड हैज़ बीन गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड गैस एक्स इज 2 सेंटीमीटर। ये सब्स्टिट्यूट करके आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी एज अंडर रूट ऑफ 5/2। पीपल वंस यू फाइंड ओमेगा उसके बाद टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω और इससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एज 4π/√5 सेकेंड्स। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, students, the 20th question of this chapter is a particle of mass m is fixed to one end of a light spring having force constant k and unstretched length L. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity-free space. Then the stretch in the spring is. Guys, ये क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली बहुत आसान है। गाइस आपको एक स्प्रिंग इमेजिन करना है और उसके एंड पे जो मास है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। गाइस अगर ये मास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और गाइस ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है फोर्स इन द स्प्रिंग। गाइस हमें पता है दैट फोर्स इन द स्प्रिंग इज एक्चुअली इक्वल टू kx। तो गाइस बस आपको इस क्वेश्चन में जो फोर्स इन द स्प्रिंग है kx उसको इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स करना है। अब गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r एंड गाइस एक और फॉर्मूला होता है mr⍵²। यहाँ पे गाइस हम mr⍵² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देयरफॉर द इक्वेशन विल बी kx यानी कि फोर्स इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mr⍵²।
So let's observe this in the next slide in the solution. Yes people, जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, फोर्स इन द स्प्रिंग इज kx एंड ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस मास के लिए। गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इसीलिए गाइस यहाँ लिखा है kx इज इक्वल टू m इंटू एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। गाइस ये जो l प्लस एक्स है वही आपका रेडियस ऑफ सर्कल होगा, वही आपका r का वैल्यू है। गाइस यहाँ पे जब ये आपका मास सर्कुलर मोशन करेगा तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा वो होगा ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग प्लस द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल का। एंड देयरफॉर गाइस यहाँ पे हमने लिखा है kx इज इक्वल टू m इंटू एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। गाइस इसको रीअरेंज करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय k minus m omega square. With this, we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes, people. The 21st question of this chapter is, a body is executing simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy is. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन याद करना होगा। Guys, potential energy in simple harmonic motion is equal to half k x square. लेकिन guys x होता है a sin omega t, तो हम ऐसा बोल सकते हैं that potential energy becomes equal to half k a square sin square omega t. अब guys इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। Let's observe that in the next slide. Yes students, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब गैस ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसके जगह पे वी विल राइट 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। सो पीपल हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ऑफ 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। अब गैस आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कॉस and the frequency inside it is 2 omega. So guys हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वो था a sin omega t, जिसमें हमारा जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन एंड द फ्रीक्वेंसी इनसाइड इट इज ओमेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन बना है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 2 ओमेगा। इसका मतलब गाइस हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल बी डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इसीलिए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Yes students, so the last question of this chapter is, a spring of force constant K is cut into lengths in the ratio 1:2:3. They are now connected in series and the force constant becomes K dash. Then they are connected in parallel and the force constant becomes K double dash. Then what is the ratio of K dash upon K double dash? Guys ये बहुत ही easy question है. इसको solve करने के लिए आपको ये concept use करना है कि जब भी आप spring को cut करोगे और उसका लेंथ कम हो जाएगा तो उसका लेंथ जितने टाइम्स कम होता है उतने ही टाइम्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्प्रिंग का लेंथ हाफ कर दिया तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। अगर हमने स्प्रिंग का लेंथ 1/3 कर दिया तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारे को यहाँ यूज़ करना है। इसके अलावा गाइस हमें ऑलरेडी पता है दैट व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज हम उनका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट के, एंड गाइस व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल तो हम उनका जो के है उसको नॉर्मली ऐड करते हैं। तो ये कंसेप्ट्स यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, द स्प्रिंग हैज़ बिन कट इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो 1:2:3। तो गाइस यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हैं उनके लेंथ हो जाएंगे L/6, 2L/6 एंड 3L/6। अब गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, अगर स्प्रिंग का लेंथ L/6 हो जाता है, यानी कि अगर स्प्रिंग का लेंथ 6 टाइम्स कम हो जाता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6 टाइम्स बढ़ जाएगा।
इसीलिए गाइस ये जो L/6 लेंथ का स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है 6K। सिमिलरली गाइस ये जो 12/6 लेंथ वाला स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है 3K। एंड फाइनली गाइस ये जो 3L/6 लेंथ वाला स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है 2K। आपको बस ये ध्यान में रखना है दैट द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। उसके बाद गाइस हमारे को अगर 3 स्प्रिंग को सीरीज में लगाना है तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हम उसका रेसिप्रोकल ऐड करके इक्विवेलेंट K निकालते हैं। तो इसके लिए गाइस हम यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको सब्स्टिट्यूट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा K डैश इज इक्वल टू K। तो गैस ये आपका इक्विवेलेंट K है व्हेन यू अटैच दीज 3 स्प्रिंग्स इन सीरीज। उसके बाद गैस जब हम इन 3 स्प्रिंग्स को पैरेलल में अटैच करेंगे तो हमें नॉर्मल एडिशन करना है टू फाइंड इक्विवेलेंट K। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा K डबल डैश इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको K डबल डैश का आंसर मिल जाएगा एज 11K। अब गैस हमें इन दोनों का रेशो लेना है तो द फाइनल आंसर विल बी K डैश अपॉन K डबल डैश इज इक्वल टू 1/11। सो गैस इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 पार्ट्स थे उनके लेंथ हो गए L/6, 2L/6 एंड 3L/6। एंड इसीलिए इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो हो गया 6K, 3K एंड 2K रिस्पेक्टिवली। उसके बाद गैस जब आप सीरीज में अटैच करते हो तो आपको रेसिप्रोकल ऐड करके इक्विवेलेंट K निकालना है। एंड गैस जब आप पैरेलल में अटैच करते हो तो आपको नॉर्मल एडिशन करके इक्विवेलेंट K निकालना होता है। So with this we have completed this final question, and with this we have completed all the questions of this chapter. Guys, I hope you had a lot of fun learning these questions. Till then, stay happy and stay positive. I'll see you in the next video.